कुछ बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि दांत बजना शुरू हो गए हैं और हाँ, कराची में भी सर्दी की लहर बढ़ती जा रही है और कराची में जोरदार एंट्री हुई है सर्दी की। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और कुल्फी जमा देने वाली सर्दी इसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो बंदा स्टूडियो में बैठ के जिसको ठंड लग रही है तो सोचे बाहर वालों का क्या। ठंड नहीं लग रही, लेकिन जो बाहर जा रहा है तो यकीनन ठंड लगती है। आपको देख के ठंड लग रही है। लेकिन इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद मेमन साहब। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम आपसे पूछते रहते हैं, आज भी यही पूछेंगे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कोयटा में हम देख रहे हैं कि अब सर्दी बढ़ती जा रही है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि कोयटा की जो सर्द हवाएं हैं वो कराची में दाखिल हो रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले जब हमारी सर्दी से बात हुई थी तो कुछ इसी तरीके का इम्कान था कि साइबेरिया की तेज हवाएं जो हैं वो चलेंगी कराची में। और आज कल रात से इनफैक्ट ये 16 तारीख से जो है ये सिलसिला शुरू हो गया है। ऑफिशियली जो है कराची में आज 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कराची के बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर पारा जो है वो 8 डिग्री तक चला गया था और फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री तक रिकॉर्ड भी हुआ है। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला मजीद कितना आगे जा सकता है? बिकॉज हमने बात की थी कि दिसंबर का लास्ट या जनवरी का स्टार्ट ज़्यादा सर्द होगा कराची वालों के लिए, लेकिन अभी तो मिड है दिसंबर का, तो ये हम सोचे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से पहले ही कराची वालों को मजीद सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। ये भी बता दें, हीटर्स की जरूरत पड़ेगी कराची में या गुजारा हो जाएगा ऐसे ही? नहीं, मेरे ख्याल से गुजारा तो हो जाएगा, क्योंकि कराची वालों के पास जो है वो सर्दी इतनी ज्यादा आती नहीं है, आपको पता है। रही बात है ये कि सिलसिला कितना चलेगा, तो अभी जो करंट कोल्ड वेव है ये मजीद 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगी और अगले 2 से 3 दिन में इसमें थोड़ा बहुत मजीद इजाफा भी हो सकता है। अच्छा, 2 से 3 दिन हम ये कहें कि मजीद कराची वालों को जबरदस्त महसूस करने को मिलेगी। जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मजीद जो है वो टेम्परेचर डाउन होंगे, हवा की जो स्पीड है, साइबेरियन हवाएं जो है वो मजीद तेज होंगी। इस वक्त ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास हैं, लेकिन ये तकरीबन 30-35 और कुछ एरियाज में 40 किलोमीटर तक भी। अच्छा जवाब, आप कह रहे हैं मजीद 2 से 3 दिन, यानी ये हफ्ता तो हम कह लें कि चले सर्दी की लहर में गुजरा है। जो अगला हफ्ता स्टार्ट होगा उसके अंदर मौसम में कदरे बेहतरी या कदरे तब्दीली हम देखेंगे फिर? जी हाँ, मैं कुछ ये जो कोल्ड वेव है जो सीवियर जो इस वक्त चल रही है, इसकी शिद्दत जो है वो तकरीबन 20-22 तारीख मैक्सिमम 23 तारीख से जो है टेम्परेचर में कुछ जो है वो दोबारा जो ऊपर होना शुरू होंगे। और रात का टेम्परेचर जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 13 से 14 डिग्री पर आ जाएगा दोबारा, जबकि दिन का जो टेम्परेचर है वो 27 से 28 डिग्री। लेकिन दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है एक और सीवियर कोल्ड वेव जो है इन सब इलाकों को इफेक्ट करेगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है जवाद मेमन कि कोई बारिश भी हो जाए बीच में जिसमें सर्दी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ जाए? कराची के हवाले से अगर आप कह रहे हैं तो फिलहाल तो बारिश का ऐसा कोई इम्कान नहीं है अगले 10-15 दिन तक। अच्छा, और जवाद, कराची वाले बड़ा लाहौर या इस्लामाबाद को देख के कह रहे हैं उफ अल्लाह कितनी धुंध है, कराची में ऐसा कुछ होने वाला है? धुंध हमें नजर आएगी? फिलहाल धुंध तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये कोल्ड वेव खत्म होगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है उसके बाद, तो फिर अगेन कराची में जो है वो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो है वो धुंध हो सकती है। पंजाब के इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध है और ये धुंध जो है ये सिंध के अपर एरियाज में और सेंट्रल सिंध तक भी जो है वो फैल जाएगी अगले 2 से 3 दिन तक। तो जो भी लोग इन रोड्स पर ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे पे, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जवाद, एक और चीज, आपने जरा पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब में ये धुंध का राज, ये सर्दी की लहर का भी यही है सिस्टम के इस हफ्ते देखी जाएगी, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में या फिर आखिर में सर्दी की शिद्दत वहां कम महसूस होगी? और ये कब तक जारी रह सकती है धुंध का जो राज चल रहा है इस वक्त पंजाब में? ये जनवरी तक जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगा? देखें, अभी जो सिचुएशन चल रही है धुंध की, ये मजीद 4 से 5 दिन 6 दिन और कंटिन्यू करेगी। फिर इसकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ये कोल्ड वेव खत्म होगी तो ओवरऑल पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है वो ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक सर्दी तो रहेगी। तो अगेन फिर ये जो है दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर अगेन इन इलाकों में बर्फबारी, बारिशें और फिर जो है वो कोल्ड वेव और धुंध दोबारा जो है इनकी शिद्दत में इजाफा होगा। यानी जो दिसंबर का लास्ट वीक है और जनवरी का स्टार्ट है वो पूरे पाकिस्तान में सर्दी की एक और मजीद ठंडी लहर लेकर आएगा। जवाद, बेहद शुक्रिया,
मौसम के बारे में हम बोल रहे थे, कराची वालों को बड़ा इंतजार रहता है कि जी सर्दी आएगी, हम जैकेट्स निकालेंगे, पूरे साल जैकेट इकट्ठे करते रहते हैं, सर्दियों में निकालने का मौका मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर यह है कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला है कि वो हर चीज़ को जो है उसमें कामयाब भी हमें नज़र आती हैं और उसमें सबसे आगे भी हमें नज़र आती है। ये बात अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की साइमा शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई हैं। साइमा शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से और साथ ही वो अपने सूबे की पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हिस्सा लेने के लिए सूडान गई। बिल्कुल, सूडान पहुंच गई हैं और ये मनाज़र भी हम दिखा रहे हैं। ये सूडान की उनकी पिक्चर्स हैं जहां पर वो पहुंची हैं, पहली पुलिस ऑफिसर हैं। और अच्छी बात महक ये है कि वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साइमा साहिबा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वहाँ आपकी जिम्मेदारी क्या है, असल आपका काम वहाँ पर क्या होगा इस अमन मिशन में, और कितने अरसे के लिए आप सूडान गई हैं, कितना अरसा वहाँ पर गुजारेंगी? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को। और यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी जो है तो एज ए जेंडर पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ पे जो है तो सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज किया गया है और मैं यहाँ पे अपनी खिदमात पर अंजाम दे रही हूँ और मैं 1 साल के लिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, 1 साल का अरसा वहाँ पर गुजारेंगी। अच्छा साइमा, जरा अगर हम ये बात कर लें कि ये पुलिस फोर्स आपने कब ज्वाइन की, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? और यकीनन हर सफ़र के शुरू में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आई और आपने किस तरह से सामना किया? देखिए, मैंने 2007 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, लेकिन वो वाली बात आ जाती है ना कि जब लेडीज किसी भी महकमे में या शोबे में जाती है तो मुश्किलात उनसे वहीं से शुरू हो जाती है। उसी दिन से उनके साथ मुश्किलात शुरू हो जाती है। और फिर मैं तो ऐसे पाकिस्तान के ऐसे सूबे से हूँ कि जहाँ पे लेडीज को हर जगह पे, हर शोबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कल्चर के हवाले से भी कि पख्तूनख्वा के लोग ऐसे हैं कि अपने बहन बेटियों को जो है तो जॉब करने को मायूस समझते हैं। तो मैं ऐसे एरिया से हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो आज यहाँ पर आई हूँ पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए। यकीनन आप पाकिस्तान का फ़ख्र है। और मैं ये तो आपने बताया कि पाकिस्तान में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सूडान में आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पर भी कोई मुश्किलात का आपको सामना है? देखिए, ये मुश्किलात तो जहाँ पे नई जगह पे आते हैं तो होती हैं, हर एक को होती हैं। यहाँ की मकामी जुबान जो है तो वो अरबिक है, तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और ट्रांसलेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है ना उनको समझने में। तो मेरा नहीं ख्याल, हर चीज सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए। सही, यानी तो थोड़ा सीख रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह इसमें भी कामयाबी होगी। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि खानदान में इंशाल्लाह खानदान में कोई और पुलिस फोर्स में है, कोई खातून या फिर कोई मर्द हजरात में से कोई अगर पुलिस फोर्स में हो, या किसी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा मैंने अब इस फील्ड में जाना? या पहली खातून है अपने खानदान में जिन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की? नहीं, मैं तो पहली ही खातून हूँ अपनी फैमिली की जो जॉब कर रही हूँ, फर्स्ट लेडी, और वो भी पुलिस वाली जॉब कर रही हूँ, पहली खातून हूँ। लेकिन मुझसे बाद में जो तो मेरे भाई भी थे पुलिस फोर्स में, वो शहीद हो गए थे। अच्छा। तो लेकिन उससे पहले मैं डरती थी। अच्छा, हम तो आप पर फख्र करते हैं, पूरी कौम आप पर फख्र करती है। थोड़ा सा घर वालों के बारे में बताइएगा, वो आपकी कामयाबियों से कितना खुश हैं, कितना फख्र महसूस करते हैं, और आपकी यकीनन बात होती रहती होगी, क्या कहते हैं आपको? जी, बात होती रहती है। वो मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, मेरी बहनें, भाई सब फख्र करते हैं कि हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जो गई हो वहाँ पर। और खूब मेहनत करना, मुझे हिदायत करते रहते हैं, मेहनत करना, दिल लगा के वहाँ पे खिदमत कर अंजाम देना। और साइमा, ये बड़ी अच्छी बात है कि काबिल फ़ख्र है आप अपनी कौम के लिए, आप अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, इवन उस जगह के लिए जिस जगह से आपका ताल्लुक है, अपने सूबे के लिए। अच्छा, पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के आप अमन मिशन में हिस्सा ले रही हैं। ये हिस्सा किस तरह से लिया जाता है? ये कोई ट्रेनिंग होती है, क्या चीज़ होती है? ये और भी ख़वातीन इसके अंदर शामिल होती हैं, सेलेक्ट किया जाता है? प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा।
बिल्कुल, ये मैंने 60 का एग्जाम पास किया है और ये जो है तो तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए, क्या कि पूरे वर्ल्ड के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग आए हैं यहाँ पर और वो भी ये टेस्ट पास करके आए हैं, 7 क्वालिफाइड। पहले अपने सूबे से टेस्ट पास किए, फिर उसके बाद जो है तो ये कौमी सतह पे किए हम लोगों ने। अच्छा, पाकिस्तान यानी आल पाकिस्तान से फिर उनका मुकाबला हुआ ना। मुकाबला हुआ। अच्छा, मुकाबला यकीनन इस्लामाबाद से सख्त मुकाबला होगा, तो इसमें हर सुबह शामिल है। मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि कितने पुलिस ऑफिसर्स इसमें अपेयर होते हैं, कितना मुश्किल ये मुकाबला होता है जो आपने पास किया, उसके बाद आप इस अमन मिशन के लिए सूडान गई? जी, इसमें काफी हाई रैंक के ऑफिसर भी हैं, कांस्टेबल से लेके आईजी तक ऑफिसर इसमें शामिल होते हैं और पाकिस्तान के हर जिले, हर सूबे से ये टेस्ट देते हैं और जिसमें वो क्वालिफाइड कर लेता है फिर उनको जो है तो भिजवाया जाता है इस तरह से मिशन से ड्यूटी पर अंजाम देने के लिए तमाम ममालिक से। यहाँ पे तंजानियन भी है, यहाँ पे जो है तो जॉर्डन से भी है, जिम्बाब्वे से भी हैं, अज़रबैजान से, ये तमाम ममालिक से यहाँ पे मौजूद। अच्छा, आप खवातीन को कोई छोटा सा मैसेज देना चाहती हैं, हमें बता दें। जी, मैं यही कहना चाहूँगी तमाम खवातीन को कि वो जो है तो किसी भी शोबे में जाएं, आगे बढ़े, बजाय इसके कि वो घरों में अपना टैलेंट वैसे ही जाया करें। अपनी तालीम इतनी की हुई है, बाहर निकले, हम भी जैसे अच्छे घरानों से आई हैं यहाँ पर और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ और मैं कहती हूँ घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है। ये हमारे वजीर आजम भी कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है। साइमा, बड़ी अच्छी बात कि हमने आखिर में घबराना नहीं है। बेहद शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर ले, जहाँ पर निजी फलाही तंजीम के ताउन से रंगारंग मीना बाजार सज गया, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की अशिया के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है शाहजेब मीना बाजार में, मैं कभी नहीं गई आज तक। मतलब आप ये रिपोर्ट देखें और इससे देखें कि वहाँ पर क्या क्या होता है, यहीं बैठ के एंजॉय करें। ना आपको जाने की जरूरत है, ना आपको SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अरहम खान की रिपोर्ट हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं। बनी गाला में तस्वीरें कायनात के रंगों की बहार, 11 दुकानों का खास मीना बाजार जो सजा दिया गया है। यहाँ पर क्या कुछ है, आइए जानते हैं। ये है इस्लामाबाद का मुनफरिद मीना बाजार, जिसका नाम है शॉपर्स पैराडाइज। यहाँ दुकान भी खवातीन की और खरीदार भी, नया खरीदना हो या पुराना माल, सब कुछ बिकता है। कपड़े सीना सीखना हो तो ये सहूलत भी मौजूद है, क्यों है ना बेहतरीन पैकेज। शादी की खरीदारी करनी हो या मौसमी पहनावे लेना हो, जेवरात खरीदने हो या जूते, जब इतना कुछ मिले तो खवातीन खुश क्यों न हो। कीमतें तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर शादी से रिलेटेड अगर हमें कुछ सामान लेना होता है तो कुछ हमें बाजार जाना पड़ता है, डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। बट यहाँ पे ये फ़ायदा है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें A to Z चीज़ यहीं पर मिल जाती है, तो हमें झिझक महसूस नहीं होती। हम काफ़ी देर भी अगर शॉप में रुक के कुछ देखना चाहते हैं तो हमें अजीब फील नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा एक शॉप पे रुक गए। आज़ाद माहौल में बैठ के कोई डर नहीं, कोई ये फिक्र नहीं हो रही थी कि यहाँ से कोई गुजर रहा है हमें गंदी नज़रों से देख रहा है या हुटिंग कर रहा है, तो वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि आप बड़े मजे से 4 घंटे भी बैठ जाते हैं। मुनफरिद अंदाज से कामयाब कारोबार के तजुर्बे पर दुकानदार भी मुतमईन हैं। मेरी यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, तभी मैंने फिर यहाँ पे किया जब मुझे पता चला लेडीज़ का। अगर हम जेंट्स वगैरह के साथ कोई शॉप ओपन करते तो उसमें हमें एक आने जाने का प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरा, अब जैसे अब यहाँ पे धूप वगैरह तो हम इजीली बाहर बैठ सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, खा भी रहे, तो इससे अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, हो भी जाती है, हमारे प्रॉफिट वगैरह भी हो जाते हैं कि घर का सारा हमारा खर्चा वगैरह इजीली चल जाता है। पढ़े लिखे हों आप, आपके पास कॉन्फिडेंस हो, माइंड हो, तो आप अपना कमाएं अपना खाएं, इस वजह से मैं आई। और बाहर की नस्बत ज़ाहिर है बेहतर है, हम लेडीज़ में बैठे हुए हैं और लेडीज़ ही कस्टमर हैं, लेडीज़ ही शॉपकीपर्स हैं या ओनर्स हैं, तो इसलिए बहुत फ़र्क है। खुदा ना खासा किसी के साथ मिसहैप हो जाता है या किसी का कुछ भी ऐसा मसला है, तो बजाय इसके कि आप बैठ के इंतजार करें, रोएं अपनी तकदीर को, हमारे साथ मिलकर काम करें। फलाही इदारे की कारकुन इरम कहती हैं, मीना बाजार लगाने का मकसद मौजूदा हालात में खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। कोरोना भी है, इतनी औरतें मुतासर हुई हैं, घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, तो क्यों ना एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे सब आराम से, आपने देखा होगा माशाल्लाह एक फैमिली वाला माहौल है।
हर औरत, हर बच्ची, हर लड़की जो इज्जत से रोजगार कमाना चाह रही है, शी इज़ वेलकम। एवरीथिंग अंडर वन रूफ फॉर फीमेल्स। औरत के इंटरेस्ट की यहाँ पे जिम है, यहाँ पे सैलून है, यहाँ पे बुटीक है, यहाँ पे स्टिचिंग के भी ऑर्डर्स लिए जाते हैं, कढ़ाई की भी एक शॉप यहाँ पे माशाल्लाह खुलने वाली है, और कैफ़े, खाने पीने का मज़े का। पहली बार ये कॉन्सेप्ट है कि ब्राइडल हमने रेंट के ऊपर डिज़ाइनर के खूबसूरत को तो लाखों के जोड़े हर कोई नहीं बना सकता। इस मीना बाजार में खरीदारी के अलावा ब्यूटी सैलून्स और खवातीन के लिए जिम की सहूलत भी मौजूद है। खवातीन की जरूरतों और खुशियों के रंग में पौशी सरगर्मी, गरीबों की मदद और मुस्तहिकीन का ख्याल, इस बाजार की तो हर बात ही खास है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो ये रिपोर्ट हमने देखी, मीना बाजार कितना खास है ये तो हमने देखा, लेकिन रस्म और रिवाज भी बहुत खास है ना। और हम अगर किसी रस्म रिवाज को आप शादी में नहीं उसकी उस तरीके से उसको फॉलो करते तो नाराज हो जाते हैं, नाराजगियां हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। और हमारी ये सकाफत है, मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ सकाफतें हैं, तो पहचान है ना उनकी सकाफत। बिल्कुल पहचान है। पश्तून कौम की खूबसूरत सकाफतों में से एक मंगनी का वो रुमाल है। उस रुमाल की हम बात कर रहे हैं जिसके बिना मंगनी होने का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है, यानी कि वो रुमाल होगा तभी आपकी मंगनी हो सकेगी। तो ये एक कहानी है, और वो रुमाल कितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस सकाफत में, ये हम कहानी सुन लेते हैं मुजीबुल्लाह की ज़बानी। पश्तून कबाइल अपनी सकाफत के एतबार से मालामाल है, जिनकी एक रिवायत मंगनी का रुमाल भी है, जिसे पश्तो में दसमाल कहा जाता है। पठानों में एक रस्म रिवाज है, इसके बगैर मंगनी होता नहीं है। पुराने ज़माने से आ रहा है। लोगों ने पुराने ज़माने में अगर मंगनी करता था फिर भी बोलता था एक सुई और धागा यानी स्तन उतार खामखा लाजमी चाहिए, ये रुमाल लाजमी है। मुख्तलिफ रंगों के रुमाल मोतियों, धागों और दीगर आराइशी अशिया के हसीन इम्तजाज से तैयार किए जाने वाले इस दसमाल को मंगनी के रस्म के मौके पर लड़की के घर से लड़के के घर वालों को पेश किया जाता है, जिसका मकसद रिश्ते की कबूलियत है। पश्तून जुबान की ये है कि वो मंगनी के लिए जो है ये रुमाल देते हैं, और रुमाल के बाद 3 फायर वो करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि इस बच्ची की मंगनी हो गई है और इस बच्ची के लिए दोबारा कोई रिश्ता नहीं आएगा। रुमाल में 3 रंग यानी सब्ज, सफेद और सुर्ख रंग का शामिल होना लाजमी है। तारीखी पस मंजर के मुताबिक सब्ज रंग का मकसद जोड़े की जिंदगी में खुशहाली, सुर्ख रंग मोहब्बत कायम रहना और सफेद रंग खानदानों में अमन का पैगाम है। ग्रीन और सफेद लाजमी होना चाहिए, दो रुमाल। और तीसरा जो है ना लोग करता है मतलब सुर्ख होता है, ग्रीन होता है, और मतलब 7 रुमाल होता है। इसका खास बात यह है कि लेस लाजमी इसमें इस्तेमाल होता है, मोती इस्तेमाल होता है, लवंग, लाच, इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल। मंगनी के इस रुमाल को घर में बाकायदा नुमाइश के लिए रखा जाता है, और लोग अपनी बसात के मुताबिक रुमाल पर टाफियां और फूल निचावर करते हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। जनाब, अगर पश्तून कबाइल में मंगनी करना है तो रुमाल लाना लाजमी है भाई। मैं लगाया देखिए हमने मरून लगाया हुआ है, सुर्ख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बड़ी लाजिम कर दी है, वो क्या है उसका जिक्र कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने मुनफरिद स्कीम का आगाज किया है, जिसमें फनकारों, अदीबों, मुसव्विरों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। जनाब, अदीब, शायर और मुहक्किकीन के लिए साहिबे किताब होने की शर्त लाजिम है, जबकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए 10 साल तजुर्बा और परफॉर्मेंस पर मिले हुए एजाजात दरख्वास्त के साथ शामिल करना जरूरी है। अच्छा, ये एक तरह से अच्छी खबर भी है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा एतराज़ ये है कि जितनी कंडीशंस लगा दी गई हैं, तो जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, उनके लिए बड़े वो पाबंद हो जाएंगे अगर उनको। देखिए, अगर कोई साहिबे किताब है तो बिल्कुल वो, लेकिन देखिए ना 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए जो आर्ट्स के लोग हैं उनका। तो ये आप क्या कह रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस? मतलब सबको इससे मुस्तफीद होना चाहिए। सीखने की कोई सरहद नहीं होती, और 10 साल बाद भी लोग सीखते रहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सूबाई वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने। सिंध को रिप्रेजेंट करे सकाफत के लिहाज से शामिल गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ये स्कीम तमाम फनकारों के लिए है, या कोई हदबंदी भी है कि अगर कोई आर्टिस्ट अच्छे पैसे कमा रहा है, उसने अच्छे पैसे बना रखे हैं, तो वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं होगा? ये जो स्कीम है वो इनिशियली तो जितने भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी शोबे हैं, उन सब के जितने भी आर्टिस्ट हों,
आर्टिजन्स हो, सदाकार, फनकार, मुसव्विर, मुजस्समा साज, खत्तात, सबके लिए है। सही। तो उसमें इनिशियली हमने ये रखा है कि 1000 लोगों को हम पहले फेज़ में हम लेंगे और उसमें थोड़ी आपको शराइत कड़ी लग रही हो कि थोड़ी सख्त शराइत है उसमें। उसका रीज़न एक ये है कि हमारे सिंध में जो बेशुमार हमारे आर्टिस्ट, शायर, अदीब, पोइट हैं, तो इनिशियली क्राइटेरिया सख्त रखने का मकसद ये है कि जो मुस्तहकीन हैं, सबसे ज़्यादा जो डिज़र्विंग हैं, जो 45 साल से 65 साल की एज ग्रुप के, उनको हम उसमें लाएं और जो पुअरेस्ट पुअर है उनको पहले हक मिले। वरना ये होगा कि नंबर बहुत थोड़ा है। मैं समझता हूँ कि अगर 5000 भी हम अनाउंस करते तो 5000 भी थोड़े रहते, क्योंकि माशाल्लाह से सिंध में फ़नून लतीफ़ा जो है दूसरे सूबों से सिंध में ज़्यादा है, लोगों का तादाद ज़्यादा है। तो इनिशियली ये कोई आखिरी नहीं है नंबर 1000, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको रिलैक्स करके पॉलिसी को 2000 तक जाएंगे, फिर 3000 तक जाएंगे। और उसमें हमने ये भी कहा हुआ है कि हम इसमें जो मुखैर हजरात हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको भी अपील की है कि आप सदक़े जारिया के तौर पे अगर आप 5-10 फनकारों का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, इस पॉलिसी का हिस्सा होंगे, तो हम उनके बड़े के नाम पे, जिसके भी चाहें उसके नाम पे हम उसको एट्रीब्यूट करके, जैसे स्कॉलरशिप्स होती हैं इस तरह ये हम हेल्थ कार्ड इशू करवाएंगे। इसलिए इनिशियली 1000 कार्ड के लिए हमने ये क्राइटेरिया रखी है और आगे चल के एज भी रिलैक्स करेंगे और क्राइटेरिया में मुख्तलिफ शराइत जो है उनमें भी नरमी होगी। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके लिए अच्छी खबर है, उनकी ज़रूरत है इस वक्त ये। इस लिहाज से भी सरदार साहब ये अच्छा है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी हमारी फनकार बिरादरी में से ऐसे लोग हैं कि जब उनका अरूज ख़त्म हो जाता है तो वो हमें बेरोज़गार या ऐसी हालत में नज़र आता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता था कि एक टाइम पे ये इतने ज़बरदस्त, इतने आला नाम के फनकार थे और आज ये किस तरह की ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी हमने ये चीज़ देखी है। इस स्कीम के लिए उम्र का भी तयन किया गया है या किसी भी उम्र का फनकार इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं? जी हाँ, इसमें 45 साल से इनिशियली 65 साल की एज ग्रुप को हमने फिक्स किया है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दूसरे दिल के या जो कल्ब के अमराज हैं, वो 45 से 65 साल की एज ग्रुप के बीच में डेवलप होते हैं और ये बड़ी वल्नरेबल एज है जिसमें हर बीमारी अटैक करती है। तो ज़्यादातर हमारे जितने फनकार हैं वो इस एज ग्रुप के हैं जिनको हेल्थ की पॉलिसी की या उनको इलाज की सहूलियात की ज़रूरत पेश आती है। तो हमने 45 से 65 साल इनिशियली रखा है और आगे चल के इस क्राइटेरिया को मज़ीद हम कम करके ले आएंगे, जैसे इस एज ग्रुप के मुस्तकीन को ये कार्ड इशू होने के बाद इसको और नरम करेंगे पॉलिसी को। ठीक है। अच्छा, साथ कार्ड हासिल करने वाला जो फनकार है वो कितने रुपए तक का इलाज करा सकेगा, कोई लिमिट रखी गई है? जी हाँ, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं कि हमने मुख्तलिफ इंश्योरेंस ग्रुप से जो है वो हमने उनके पैकेजेस लिए थे। इस पे जुबली इंश्योरेंस को हमने जो बोर्ड है, एंडोमेंट बोर्ड ने फाइनल किया था, उसमें पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन तक उनको एक्सेस होगी और 3 लाख तक का इलाज वो करवा सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का उनको कवर होगा और 3 लाख में आप समझते हैं कि दिल का बाईपास ऑपरेशन भी होता है और ब्रेन की सर्जरी भी होती है। जो बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ सर्जरीज है वो 3 लाख में कवर होती है। सही। तो सरदार साहब, ये 3 लाख तक का उनको कवर होगा। 3 लाख तक का कवर होगा। अच्छा, फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? सॉरी, आपका मैं समझा नहीं सवाल। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जी, फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है, कब तक फॉर्म सबमिट करा सकते हैं? 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी है और उसमें कुछ मजीद हम उसमें कर भी सकते हैं तौसी, मगर देखते हैं कब तक कितनी एप्लीकेशंस मौसूल होती है, मगर 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट रखी है सबमिट करवाने की। ठीक। अच्छा सरदार साहब, हम देख रहे हैं कि जब अब आप वजीर सकाफत सिंध हैं तो यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं। जब आप के पास तालीम का कलमदान था तब हमने उसमें देखा कि तब वहाँ पर बड़ा काम था, बच्चों को आपने हुकूमती स्कूल्स में भेजा। क्या अब भी वो बच्चे वहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं? वो तालीम का सिलसिला अब भी वैसे ही जारी है या कोई ब्रेक आ गया है? नहीं जी, बिल्कुल। जो मेरे बच्चे तो उधर ही पढ़ रहे हैं
और नेचुरली अब मैं तो एजुकेशन का मिनिस्टर नहीं हूँ, वो मेरी बात थी जब मैं आया तो ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था। और इस वक्त भी सईद गनी साहब आए हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इंशाल्लाह कोविड के बाद सिचुएशन बेहतर होगी तो हमारी जितनी रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ थी उनको वो कंटिन्यू करेंगे। तो सिलसिला तो वहीं चल रहा है। ठीक, और अल्लाह करे कि कोविड की सिचुएशन जल्द बेहतर हो जाए। सैयद सरदार अली शाह हमारे साथ मौजूद, जो बेहतरीन काम हो रहे हैं सकाफत के हवाले से, उनको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सिंध में मुझे लगता है शाज़ेब एक अच्छी चीज़ है कि सकाफत पे बड़े काम हो रहे हैं, सयाहत पे और सकाफत पे, और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक और अहम मामला है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुल्क भर में ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं। काम करने की जगह पर भी कभी नौकरी का झांसा देकर तो ख़वातीन को ऑनलाइन हिरासानी का सामना भी करना पड़ता है। या मुसलसल देख रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी महक। और पिछले दिनों में कराची में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़की को नौकरी के लिए बुलाकर मुबैना तौर पर हिरासा किया गया। लड़की ने वीडियो बनाई और पुलिस ने मुलजिम को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया। अगर वो वीडियो ऐसी ना बनाती तो शायद गिरफ्तारी भी अमल में ना आती। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन के समाजी कारकुन आलिया सारिम ने। आलिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अल्लाह का करम। सबसे पहले इसी वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। नौकरी का झांसा देकर बुलाना ये अब एक आम सी चीज़ होगी, कोई पहला वाक़या नहीं। कश्मोर वाला हमारे जहन से तो जाने का नाम नहीं लेता। सही। अब क्या हमें अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग उस तरीके से करने की ज़रूरत है कि बेटा अगर कोई कह रहा है कि ठीक है तुम्हें नौकरी मिलेगी, अपना शहर छोड़ के घर छोड़ के आ जाओ, ये नहीं करना? कुछ ऐसी चीज़ें अब हमें अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग में जिद्दत लाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? ऐसे ही है। एक तो पहले नौकरियां की जाती थी स्कूल में और या डॉक्टर्स हुआ करती थी आमतौर से, तो वो बड़ी एक सेफ सी चीज़ हुआ करती थी। फिर पहले हुआ करता था कि माएँ या वालिद या कोई बड़ा स्कूल कॉलेज भी छोड़ने जाता था और नौकरी के लिए भी छोड़ने जाता था। और जो पहले दिन नौकरी के लिए जाते थे तो सारे घर वाले अटेंटिव होते थे। अब सब बिजी हैं, किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। तो मैं बच्चियों को सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हम बच्चियों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है परफेक्शन। हमने बोझ इतना डाल दिया बच्चियों पे कि बच्चियां अपने परफेक्शन यानी 100% देना चाहती हैं, जबकि मैं चाहती हूं कि मेरी बच्चियां परफेक्शन के बजाय कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा तवज्जो दें। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्स्ट कंडीशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वर्स्ट कंडीशन को कैसे संभाल सकते हैं। कई मौके पे बच्ची हमारी इस वक्त तन्हा है तो हमारी बच्ची को तन्हा लड़ना और तन्हा जीतना आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस उसमें हमें डालना पड़ेगा। कराची जैसा शहर जहाँ पर लड़की को नौकरी का झांसा देके बुलाया जा रहा है, फिर लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वीडियो बनाई और मुलजिमान को गिरफ्तार कराया, इस पे क्या कहेंगे? अल्लाह करे कि फिर सज़ा भी हो मुलजिमान को, क्योंकि गिरफ्तारी तक तो बहुत सारे केसेस में देखती हूँ फिर सज़ा तक नहीं आते हैं। मैं तो कहती हूँ मुलजिम को पकड़ो तो तशहीर कर दो, सज़ा दो तो तशहीर कर दो। और बच्ची को मैं सिर्फ एक बात समझ जाऊँगी कि इस वक्त दुनिया बहुत इस तरह से चल रही है कि खुदारा अपने इमोशंस को जो है ना कंट्रोल में रखा करो, अपनी फीलिंग्स की तशहीर नहीं करो, उसकी कोई वर्थ नहीं है। ये दुनिया अगर आपको रोते हुए देख ले तो बहुत हमदर्द बन के आपका रोना सुनती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई दफ़ा हम अपने घर की मजबूरियाँ हमारी बच्चियाँ इसलिए बताती हैं दूसरे लोगों को, बेहतर नौकरी मिल जाएगी, बेहतर सैलरी मिल जाएगी, वो समझेंगे हम हमदर्दी कर रहे हैं। कोई भी इस वक्त हमदर्द नहीं है। हमदर्दी की आड़ में यही होता है, अपना दुख अपने दिल में रखो, अपने माँ बाप से कहो या अपने अल्लाह से कहो। खुदारा कोई भी बच्ची किसी मर्द या किसी अननोन औरत को भी अपना दुख नहीं बताए। नौकरी लेने के लिए निकले तो मेरिट पर निकले। वो बच्चियां जिनकी मेरिट कम होती है वो समझती हैं कि किसी और तरीके से वो नौकरी ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, वो भी ज्यादती का निशाना बनती हैं। अपने मेरिट और अपने कॉन्फिडेंस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये मेरिट की बात होगी, वैसे उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? फर्ज करें अगर कोई लड़की जा भी रही है और मेरिट पर जा रही है, उसके बावजूद भी उनको एहतियात तो करनी पड़ती है, तो आपके ख्याल में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए एक इंटरव्यू से पहले, या अगर कोई बुलाता है उनको इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, क्या वो पहले तहकीक कर लें कि जो जॉब इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वो कंपनी कैसी है, क्या करते हैं, कौन बुला रहा है, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? पहले तो जॉब्स प्रॉपर अनाउंस हुआ करती थी, पूरी उनकी अखबार में सारी चीज़ें आती थी, फिर पूरी सीवीज बनती थी। अब तो अलग ही कहानी है, अब ऑनलाइन आ गया सब। ऑनलाइन तो आया है, लेकिन फोन पे भी तो आपको झांसा देते हैं ना। लेकिन अब सिफारिश, पीआर और किसी का पीछे होने के बगैर नौकरी नहीं मिलती। वो बच्चियां जिनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो वो फिर इसी तरह नौकरियां ढूंढती हैं, अननोन लोगों पर भरोसा करती हैं, उनके भरोसे पे आगे जाती हैं। वो मजबूर हैं। आप नौकरियों को उस तरह से ओपन कीजिए जैसे उनको होना चाहिए, और ऑनलाइन किसी नौकरी पे इस तरह भरोसा ना करें। जब
तक उसको जाके एक्चुअल उसकी ग्राउंड रियलिटी ना जाने। एक एक चीज़ को औरत के लिए सबसे नाजुक उसकी इज्जत है, उसकी नौकरी से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है। आप जाने से पहले उसके ऊपर पूरा होमवर्क करें, पूरा वर्कआउट करें और कोशिश ये करें कि उन जगहों पर, स्पेशली मैं कहती हूँ जो खाली बिल्डिंग, खाली कमरे हैं, उन खाली कमरों में उस तरह से इंटरव्यूज़ के लिए या किसी मीटिंग के लिए आप नहीं जाइए। मैं औरत को कहीं से कहीं भी देख लूँ, फिजिकली औरत बहुत कमज़ोर है मर्द से। जहाँ ऐसे मर्दों को जो ख़राब हैं, जो बुरी नीयत के, जहाँ भी ऐसी जगह उन्हें मिलेगी जहाँ वो फिजिकली उसको कंट्रोल कर लें, याद रखिए बाद में रोती रहेगी वो बच्ची, वो औरत, लेकिन उस वक्त उसका वो पूरी जिंदगी का लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हम याबिया वाले केस की बात कर रहे हैं कि उसने हिम्मत की, जुर्रत दिखाई, वीडियो बनाई और उस मुलजिम को बेनकाब किया, पुलिस से भी करवाई। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लड़ना है, आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ, और जो मुलजमान ऐसी हरकतें करते हैं उनको एक्सपोज भी करना है। और ये अब आप इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझ लें। आलिया आप हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन वालिदैन या बच्चियां या वो बच्चियां जो नौकरी की ख्वाहिश दिल में रखती हैं, बड़ा कुछ सीखने का मौका उन्हें मिलेगा। अब हम एक ऐसे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जहाँ पे आपको आपके घर के किचन से भी चीज़ें मिलती है और उन चीज़ों से सीखने का, अपने मसले हल करने का बड़ा मौका मिलता है। यानी कि इस सेगमेंट में हमारे साथ होता यह है कि जो हमारे कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ शामिल होते हैं, अपनी मुश्किलात का हमारे साथ जिक्र करते हैं कि जी बाल गिर रहे हैं या स्किन खुश्क हो रही है, क्योंकि सर्दियों में अमूमन ऐसा देखा जाता है। और जब सर्दियों में ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि इनके हल जो हैं हमारा पैनल बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता रहा होता है, और आपके घर के किचन में हर वो चीज़ मिलती है जो कि आसानी से आप अपनी बीमारी को या अपने मसले को हल कर सकते हैं। आज हम जिस चीज़ को लेके बात करेंगे वो है किन्नू। मुझे तो बड़ा पसंद है। शाहज़ेब आपको पसंद है? मुझे ये मेरे ख्याल में सर्दियों में वाहिद फल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं ज़रूर इसको लेके भी आता हूँ, मैं खाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कीनू के बारे में हम जानें कि कीनू की क्या खुसूसियात हैं, कितना फ़ायदेमंद है और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन्स हैं। तो हमारे साथ कौन है ये बताने के लिए? आपा मौजूद है, वन एंड ओनली बल्कीस आपा। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी प्यारी आप लग रही हैं। क्या किया आपने? समय में आपकी खूबसूरती का राज भी कीनू खाना है कि इसके अंदर विटामिन सी होता है, और मैंने सुना कि खूबसूरती को भी एनहांस करता है। अच्छा, अब आप हमेशा कहते हैं कि अच्छा आप कीनू खा रहे हैं, ये जूस पी रहे हैं, अपने चेहरे पे भी लगा लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, क्योंकि विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई विटामिन सी की वजह से अगर आपकी स्किन क्रैकी हो रही है तो हील तो ये करेगा लेकिन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसमें फिर आप विटामिन ई मिला लें। अच्छा, विटामिन ई आप मिला लें इसके जूस में मिला। ठीक है, तो जनाब तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं और वो अपने मसले बता सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तो जनाब कॉल कीजिए, अपने मसले बताएं, जल्दी से फोन उठाएं। बल्कि आपा हमारे साथ मौजूद है। आपा किन्नू के साथ आज हम क्या करने लगे? आज मैं आपको एक विटामिन सी जो सीरम वगैरह बनता है ना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो फुल सोर्स है। सीरम किस चीज़ के लिए? ड्राई स्किन के लिए? ये अगर इस तरह बना के लगाएंगे तो ये आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उसको भी हील करने में मदद करेगी। पिगमेंटेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सबको मिनिमाइज करने में आपकी मदद करेगी। ऐसा कोई जादू नहीं करेगा, लगाते ही एकदम से आप चेंज हो जाए। आप हमेशा बात करते हैं कि देखिए कोई भी ऐसा टोटका जो कि आप घर में आजमा रहे हैं उसको आप एक हफ्ते तक एटलीस्ट अपनी स्किन पे बिल्कुल आपने ना ट्राई करना है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ बनाकर लाई हूँ। यार ऑरेंज जो पील होता है, ये जो कीनू के छिलके होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीक है, नज़ला, जुकाम और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसको उबाल के लौंग के साथ पी लीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है। उबाल के लौंग के साथ? जी बिल्कुल। कीनू के छिलके बेहतरीन सोर्स है कहवे का, जिनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती हो तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मैं आपको सीरम बनाना बता रही हूँ। आपने लेना है, जूस लेना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आप इसमें डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के जो वो मिल जाते हैं, सॉफ्ट जेल मिल जाते हैं, आप वो डाल लें। ठीक है, कितने आप? 3 अदद। अच्छा, सही है। आप इसको स्क्विज करें इसमें। ठीक है, मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटे को भी मैंने बना दिया, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर चावल नहीं, बाज़ लोगों को सूट करता है ना, देखिए आपकी स्किन पर है कि डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर नहीं तो आप नारियल का पानी भी डाल सकते। चाहिए, खुल नहीं रहा है, कोई मसला नहीं। तो ये डालना है। और ये क्या है, 2 चीज़ें मैंने आपको बोली, या तो चावल का पानी या जो है नारियल का पानी। अच्छा, जब चावल का पानी बनाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि चावल को आप भिगो दें। भिगोने के बाद उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। आपने उबालना नहीं है,
जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो उसका जो पानी है वो आपके काम आएगा। अच्छा, ठीक है, आपने इसको मिक्स कर लिया, इसमें ये भी इक्वल अमाउंट में करना है। यानी आपने चावल का पानी इसमें ऐड किया जी, विटामिन ई के आपने कैप्सूल्स इसमें ऐड जी, किए बिल्कुल, और आपने ऑरेंज फ्रेश जूस किया। बस देखिए ये आपका सीरम तैयार हो गया। ठीक है, ये लेकिन इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें दो चीज़ें, इसमें ऑयल सोल्यूबल विटामिन भी आ गया और वाटर सोल्यूबल भी आ गया। अच्छा, तो ये दोनों को मिक्स करना है, ये याद रखिएगा। जब आपने जब भी लगाएं इसको मिक्स करें। और जैसे लगाने का तरीका ये नहीं कि आपने इतना सारा ही लगा लिया, इसको फ्रिज में रख लें, तकरीबन एक हफ्ते तक चल जाएगा। लगाने का तरीका सिर्फ इस तरह है, ड्रॉप ड्रॉप में। ठीक है, ये देखिए एक ड्रॉप, बस इसको आपने अच्छी तरह लगा लिया। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, और यही तरीका फेस पे लगाना। हाँ, कीनों के छिलकों का भी जिक्र कर रही थी, तो आपने उसको उबाल के कहवे का जिक्र किया बनाने का। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे, स्किन पे, क्या ये तरीका ठीक है, इसको करना चाहिए? कीनों के छिलके सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर उपटन में डाला जाता है, वो भी सही तरीका है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। ये ऑयल कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो फिर इसके साथ दूसरी जो अज्जा मिलाए जाते हैं वो तो सही है, लेकिन अकेला आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, अकेले नहीं कर सकते भाई, ये ना करेंगे किन्नू खा ले छिलका रखकर मुंह में मलना शुरू करते हैं। कराची से सदफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। सवाल ये है कि मेरा डॉक्टर बिल्किस तो पहले माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, और मैं परचेज भी कर चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें इनकी क्लिनिक से, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मुझे सवाल ये करना था इनसे कि हेलो जी सुन रहे हैं जी, मुझे सवाल इनसे ये करना है कि बताना भी था इनको कि भाई आपके यहाँ से जो मैंने चीज़ें ऑयल वगैरह परचेज किया वो तो बेस्ट एंड बेस्ट था, ठीक है। इसके अलावा आपके पेज से जब मैंने परचेज किया तो बिल्कुल वैसा नहीं था, वो जमा हुआ था, इंतहाई हार्ड था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ली, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली जो मैंने आपकी क्लिनिक से परचेज की थी। साहिबा बताइएगा उनके मसले का। अच्छा, इत्तेफाकन में चीज़ें अपने साथ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था। मैं इतना FIA में कंप्लेन सब कुछ कर चुकी हूँ, फेक पेजेस बनते। जब आलिया भाभी बात कर रही थी तो मुझे अपना दुख भी याद आ रहा था। मैंने कहा किसी दिन मुझे उधर बिठाए और मुझसे पूछे कि मेरे नाम के साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, फेक पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक देखिए ये फ्रॉड है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे नाम पे पेज बनाकर जो है आप सही वाला लिंक भी बताइएगा लोगों को लाजमी कि सही लिंक क्या है जहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमने इन पे केस करना है, हमने ये चीज़ें मंगा ली हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो और ये फेक है, सही है। अच्छा, कोई इस पे ऐसा नंबर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फेक आइटम है या ये आपका जेन्युइन जो प्रोडक्ट्स हैं वो है? ये सारा फेक और जमा हुआ है, सारा जमा हुआ। मेरा इतना क्लियर कट होता है जो है ना, हाँ मेरा वो जो है ना सारी चीजें बहुत क्लियर होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और है ना इनके साथ आपको ना इसका जो बॉक्स है वो भी नहीं मिलता। हमारा जिंजर ऑयल का तो बॉक्स है, आपको बताती हूँ। चलें, थैंक यू सो मच सदफ, आपने कॉल किया और मुझे बोलने का मौका मिला। ये ओरिजिनल है। चलें ये हम दिखा दें, कैमरा का जूम करके दिखाएं, ये ओरिजिनल है और दूसरा वाला फेक। हाँ ये देखिए, ये अब बड़ा ये जमा हुआ है। अच्छा, जो नेचुरलाइज का लोगो है उसमें भी उन्होंने ना जो फर्क कर दिया है। मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट हमने जमा की हैं जो और ना ऑयल देखिए, हमारे ऑयल कभी भी आपको जमे हुए नहीं मिलेंगे, ये हमारे ऑयल हैं, सही है, ये हमारे ऑयल हैं। और ये आप फेक ऑयल जो खरीद रहे हैं ये है। तो आप उनको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया जो ये काम कर रहे हैं? कोई आपने कंप्लेन की? कुछ भी मैंने इतनी कंप्लेन की है, मैं FIA वाले से कहती हूँ, इतनी मैंने कंप्लेन की, वो कहते हैं ये बंद कर दिया है, आपको ये आदमी दे रहे हैं, आपको इस तरह करे। मैं सीधी सीधी बात साफ कर रही हूँ। और फिर क्या किया उन्होंने, कहा आपके इतने पेजेस बंद हो जाएंगे। एक साहिबा ने मुझे कहा मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, आप सिग्नेचर कर दीजिए, मैं आपका ये केस देखती रहूंगी। अच्छा। मैंने क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मैंने कहा यार इसकी के एक सर्टेन पीरियड तक हम रख सकते हैं, उसके बाद कंप्लेन जो है उस पे प्लीज आप ये कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो भी उनसे, मैं अब यहाँ यही कहूंगी, हो सकता है कि वो भी उन्हीं मिली हुई हूँ। मैंने साइन कर दिया, फिर दोबारा उन्होंने कहा आपको रीकम्प्लेन करना पड़ेगा, दोबारा कंप्लेन लंबे से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर दोबारा मैंने कंप्लेन किया, सब कुछ किया। अब ये है कि अगर समा मुझे टाइम दे तो मैं यहाँ पर रख के भी फेक और वो सारे पेजेस बता दूंगी, अपने पेज पे भी बताती रहती हूँ। एक और काम मैंने शुरू किया, मुझे लगता है कि शायद उस वजह से लोग मेरे नाम से फ़ायदा उठाते। मैं हमेशा कहती हूँ मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती,
लेकिन अब मैं वीडियो कॉल जो है एक प्रोसेस के बाद आप चाहें तो मुझसे वीडियो कॉल और आपने जंप मार दिए, फोन नहीं है, वीडियो कॉल। फोन पे क्या बात करना, क्योंकि फोन पे भी ऐसा होता है कोई मुझे फोन करते कहते आप वॉइस नोट भेज दें, उसी वॉइस नोट को आपको कर सकता है। तो सबका हल ये है कि मैं वीडियो कॉल पे अवेलेबल हूँ। एक प्रोसेस के बाद आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, हम टाइम मैनेज कर लेंगे ताकि जो नेचुरलाइज जो है बहुत चीजें जो है वो आवाम तक पहुंचे। आप वो कह देना, आप कहते हैं कि नकालों से होशियार रहिए, हमारी कोई और हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। तो जनाब पापा की कोई ब्रांच नहीं है इसके अलावा, ये ओरिजिनल चीज जो 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चौथा डिस्ट्रीब्यूटर जो है नहीं है, सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरे पेज पे उनका होगा, मेरा पेज भी आपको पता है, वो भी अगर मुझे मौका मिला मैं चला दूंगी, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। मतलब कि थैंक यू सो मच जिसने कॉल किया ताकि लोगों को पता चल गया। अल्लाह को भला करे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नाजिया फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद में तो बड़ी सर्दी हो रही है, क्या सवाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपा से बात करनी जी करें। जी आपा जी, मेरी बेटी की उम्र 5 महीने है। जी 5 माह की हो गई है, लेकिन उसके सर की ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, सर की क्या ग्रोथ नहीं हो रही बेटा? क्या बोला आपने? क्या बोला? जितना जब बच्चा पैदा होता है ना, हाँ, जितना उस वक्त उसका सर होता है ना बच्चे का, मेरी बेटी का 5 माह की हो गई है, लेकिन अब भी सर उतना ही है, उसका साइज उतना ही है। अच्छा बेटा, किसी भी बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी है। किस चीज़ की कमी है? कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, या कोई और मसला है? मैं यहाँ खड़े होकर उसका सर बड़ा नहीं कर सकती। माजरत के साथ मेरी बेटी, सीधा डॉक्टर के पास जाओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, फिर मैं हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे, मेरे Facebook पे। आप सारी जो अभी मैंने वीडियो का कहा, आप मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजें, नेचुरोपैथी पे आपकी जो मदद होगी वो मैं कर सकूँ। जबरदस्त। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि पहले डॉक्टर्स के पास जाके डायग्नोज कराया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मेरे ना ओरिजिनल वो हैं सारी चीजें, ये मेरे ओरिजिनल चीजें ये भाई आप लोग नोट कर लें, इस पे सारे लिंक्स भी हैं, सारे नाम भी हैं, क्या क्या लिखा है इस पे दिखा दें तो फिर ये है ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर है और आपकी वेबसाइट है। अच्छा, कोई वीडियो कॉल अगर आपको कर रहा है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं, वीडियो कॉल के लिए एक प्रोसीजर होगा, मतलब ऐसा होगा तो फिर मैं पूरी जिंदगी से वीडियो कॉल पे रह सकती हूँ ना। तो अच्छा, ये देखिए आप अपनी YouTube चैनल में बता देंगी कि वो क्या? हाँ, मैं YouTube चैनल पे भी बता दूंगी। ये हमारा जो है कस्टम जो नंबर है जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 031-899-899। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करें, 031-899-899। ये नंबर है भाई, इस पे कॉल करके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। होशियार रहें, खबरदार रहें, आपा का कोई और अकाउंट नहीं है, एक ओरिजिनल अकाउंट है जिससे वो चीजें जो है मंगवा सकते हैं। तो जनाब, आज का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हुआ और बहुत सारी बातें भी कर ली। बिल्कुल, और इनके फवाइद हमने देख लिए और वो पैगाम आप दें हमेशा की तरह। मैं देती थी दोबारा से। जी, घर से बिला जरूरत बाहर मत निकलें, मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घर से एक बंदा बाहर जाए और जब घर में आए तो डेटोल या फिर आप कुछ भी इस तरह की चीज इस्तेमाल करें और फिर घर के अंदर एंटर हो, बच्चों के पास फिर जाएं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।